All right, chalo. Look at question number 35. Dash is the simplest way of diagrammatic representation of bivariate data. Yes, and see, in this particular question, the keyword is bivariate data. बाईवेरिएट डेटा के लिए हम जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो स्कैटर डायग्राम होता है. चलो नेक्स्ट. स्कैटर डायग्राम गिव्स अस डैश आइडिया अबाउट द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. मैं रिकलेक्ट करता हूं. स्कैटर डायग्राम में 3 पॉइंट एजेंडा था. पहला, इट इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी द नेचर ऑफ कोरिलेशन. उसका डीमेरिट था, इट कैन नॉट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ कोरिलेशन. बट इसका फायदा था, वो लीनियर और कर्वी लीनियर दोनों के लिए यूज होता है. तो सर स्कैटर डायग्राम ना नेचर बता सकता है लेकिन इंटेंसिटी नहीं बता सकता. मतलब क्या वो तुमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इनकम्प्लीट? तो इनकम्प्लीट होगा तो एग्जैक्ट होता है कि वेग? एग्जैक्टली. स्कैटर डायग्राम गिव्स अस वेग आइडिया अबाउट द कोरिलेशन, क्योंकि वो सब इंफॉर्मेशन. वेग मतलब रफ आइडिया. वेग आइडिया मतलब रफ आइडिया. अब होता है ना, अगर हम किधर घूमने को जा रहे हैं तो अपन किसी को पूछता है ना कि भाई मेरे को पता खर्चा कितना होगा, तो बोलते हैं एक वेग आइडिया है कि करीबन 3 से 4 हजार का खर्चा होगा. सो दैट्स अ रफ एस्टिमेशन. क्वेश्चन नंबर 37. स्कैटर डायग्राम फेल्स टू, अभी बताया, स्कैटर डायग्राम फेल्स टू डू व्हाट? Yes, measure the intensity of the relation between the two variables. Second option. 38. अगर scatter diagram में one is not able to recognize a specific pattern, then the two variables depict which correlation? Perfect. Scatter diagram में भी अगर कोई पैटर्न नहीं दिखता है तो डेफिनेटली कोई कोरिलेशन नहीं है. नो कोरिलेशन. If the value of correlation is positive, then points in scatter diagram. मैं याद दिला दूं, पॉजिटिव कोरिलेशन में मैंने ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिखाया था. तो बताओ, द पॉइंट्स आर प्लॉटेड फ्रॉम एग्जैक्टली लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर. ऑप्शन ए. आप भी चाहिए तो ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके रख दो बाजू में. Scatter diagram helps us to find the nature of correlation, compute the extent of correlation, obtain mathematical relation between two variable, both A and C. Both A and C. ये अभी मैंने स्कैटर डायग्राम में तुमको 3 पॉइंट एजेंडा बताया. वो नेचर बता सकता है, इंटेंसिटी नहीं बता सकता है, लीनियर और कर्वी लीनियर के लिए यूज होता है. मैंने किधर बोला वो मैथमेटिकल रिलेशन ढूंढ सकता है? फिर ए आएगा ना, वो नेचर बता सकता है, इंटेंसिटी नहीं बता सकता. और मैथमेटिकल रिलेशन का तो मैंने अब तक कोई बात ही नहीं की है पूरे कोरिलेशन में. अलग लेवल पे फाफा मार रहा है. 41. इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम lie on a single line, these are the keywords. All the points on a single line. हाँ, अगर सारे पॉइंट्स लाइन पे लाई करते तो ये आइडियल मतलब परफेक्ट कंडीशन है. और वो परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है. इधर ना अभी इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट. ए एंड बी होना चाहिए कि ए और बी होना चाहिए? एग्जैक्टली, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव में से एट अ टाइम कुछ एक ही हो सकता है, ए और बी. 42. If all the points in a scatter diagram they lie from upper left to lower right. Yes, upper left to lower right मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा. नेगेटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. 43. Rank correlation is useful when we study relation between dash characteristics. Qualitative data, yes.
रैंक को रिलेशन क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है. अच्छा, ये रैंक को रिलेशन का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है. उसमें इफ यू रिमेंबर डी का मतलब था आर एक्स माइनस आर वाई, एक्स का रैंक माइनस वाई का रैंक. कौन सा ऑप्शन? यस, डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स ऑफ टू वेरिएबल्स. चलो 45th सम. इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ difference in two ranks is 33, number of variables are 10, find the value of coefficient of rank correlation. When I read the complete sum, ये अभी ना इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. या प्लीज कम इन. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन टू रैंक्स. अब भाई ये सम का सिंबल क्या आएगा? समेशन. बराबर. सम ऑफ स्क्वायर मतलब कुछ तो स्क्वायर हो रहा है. अच्छा, क्या स्क्वायर हो रहा है? डिफरेंस इन टू रैंक्स. ए व्हाट इज द सिंबल फॉर डिफरेंस इन टू रैंक्स? डी. अभी तो पढ़ा. डी का मतलब था डिफरेंस इन टू रैंक्स. सो दे आर टेलिंग यू दिस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन टू रैंक्स इज 33. समेशन डी स्क्वायर 33 है. When they say number of variables are 10, मतलब number of observations are 10. इतना लिखा आप लोग ने. And now they want us to find rank correlation. मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आप सीधा कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करोगे. जस्ट अ सेकेंड. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सॉरी, 45. तो रैंक को रिलेशन का फॉर्मूला इज 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. ये समझा क्या आपको? n का स्क्वायर 100 माइनस 1 99. पीपल यू कैन कैलकुलेट दिस इन वन फ्लो. लिसन, वी नीड टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सब लोग 1 टाइप करो. बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो m प्लस, फिर 6 इंटू 33 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 99 m माइनस mrc. दैट्स इट. कौन सा ऑप्शन? सबको मिला ना एक फ्लो में आंसर? सॉरी. क्वेश्चन नंबर 46. For the following data, find the coefficient of rank correlation. अब सुनो, रैंक कोरिलेशन में ना देर आर 4 वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम. उसमें 3 वेराइटीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से. चौथा वेराइटी ना काफी साल हो चुके हैं, वो लोग ने उस वेराइटी पे सम नहीं पूछा, थियरी क्वेश्चन पूछा है, सम्स नहीं पूछे. बट अभी जो मैं स्टार्टिंग का 3 वेराइटी करवा रहा हूं ना, यू कैन एक्सपेक्ट सच सम्स इन एग्जाम. ये वेराइटी नंबर 1 है, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल. रैंक को रिलेशन पूछा है और रैंक्स रेडीमेड दिए. बॉटनी का रैंक, केमिस्ट्री का रैंक. सो दिस विल एक्ट एज आर एक्स, दिस विल एक्ट एज आर वाई. ओके, अब सुनो, देखो तो आर एक्स वाले रो में कोई भी रैंक रिपीट हो रहा है क्या? आर एक्स वाले रो में. आर वाई वाले में रैंक रिपीट नहीं हो रहा है. बराबर. मैंने आपको फिलहाल जो टिक मार्क करवाया था वो रैंक्स नॉट रिपीटेड वाला फॉर्मूला ही टिक मार्क करवाया था, जो अभी हमने यूज किया. बेसिकली ये वाला फॉर्मूला. सो ये सम हम लोग यहीं पर वाइंड अप कर सकते हैं. हम लोग क्या करेंगे, आर एक्स आर वाई रेडी है ना, तो इधर ऊपर ही ना डिफरेंस ऑफ रैंक्स का रो बना देते हैं ना, इधर ही. डिफरेंस ऑफ रैंक मतलब क्या? आर एक्स माइनस आर वाई. व्हाट इज 1 माइनस 2?
लिखते जाओ इधर, -1, फिर 2 - 3 -1, 3 - 1 2, 4 - 5 -1, 5 - 4। अच्छा, मैंने आपको पता है ये भी नोट्स में लिखवाया था कि रैंक को रिलेशन के कोई भी सम में ना डी का समेशन 0 आना चाहिए। हमने लिखा था समेशन डी इज 0, लिखा है कि नहीं लिखा है? पक्का याद आ रहा है? आओ पेज नंबर 373 पे आओ, पेज नंबर 373 लिखा है ना? हाँ, तो अब देखो चेक करते हैं। -1 - 2 +2 कैंसिल, एंड -1 + 1 कैंसिल, आना 0। इनफैक्ट 0 आना ही चाहिए, 0 नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है। एक बार डी रेडी हो गया तो डोंट थिंक अभी डी स्क्वायर का समेशन के लिए आप ओरली इसको स्क्वायर करके कैलकुलेटर में ऐड कर सकते हो। तो चलो एवरीवन इन योर कैलसी, स्क्वायर ओरली करो, कैलकुलेटर में ऐड करो। 1 + 1 + 4 + 1 + 1 कितना आया? ओके, तो सर डी स्क्वायर का समेशन 8 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 10। सुपर्ब। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5 और फॉर्मूला आएगा 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू पब्लिक व्हाट विल बी n स्क्वायर -1, 24, 25 - 1। चलो एक ही फ्लो में 1 को मेमोरी में ऐड करो, इसको कैलकुलेट करके मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल। लिटरली देखो आपका वर्किंग उतना ही होना चाहिए एग्जाम में। आपने डी वाला रो उस दिन क्वेश्चन पेपर पे बना दिया, बस इतना लिखो, सम खत्म। प्लीज ऐसे सम्स अटेम्प्ट करो, दिस कैन नॉट बी मेड डिफिकल्ट। इफ यू नो द फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर। सो पब्लिक ये हो गया वेराइटी नंबर 1। नाउ वी गो टू वेराइटी नंबर 2। शैल वी? ऑल राइट। आप क्वेश्चन नंबर 47 देखो। 47 सम में उन्होंने बोला है हमने आपको 10 बच्चों का बॉटनी और जूओलॉजी का मार्क्स दिया है, मार्क्स इन बॉटनी, मार्क्स इन जूओलॉजी। टेबल के नीचे बोला है फाइंड द रैंक को रिलेशन बिटवीन बॉटनी एंड जूओलॉजी। नाउ बिकॉज दे आर टेलिंग यू रैंक को रिलेशन, तो आपको ना मार्क्स देखकर उनको पहले रैंक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कितना सिंपल है, हाईएस्ट मार्क फर्स्ट रैंक, सेकेंड हाईएस्ट सेकेंड रैंक एंड सो ऑन। व्हेन यू वांट टू डू दैट, पहले चेक करो बॉटनी वाले रो में ऐसे कोई बच्चे हैं क्या जिनको सेम मार्क्स मिला है? नहीं। और जूओलॉजी में? नहीं। तो रैंक्स रिपीट नहीं होने वाला। तो जो अब तक फॉर्मूला यूज कर रहे थे वही यूज करेंगे। हाँ, अब इधर हम लोग टेबल में सम खत्म कर सकते हैं। फ्यू पीपल आर कंफर्टेबल, व्हाट वी कैन डू, अभी देखो ना ये वाले रो में हाईएस्ट मार्क्स क्या दिखता है आपको? तो इधर हम लोग पेंसिल से फर्स्ट रैंक लिख सकते हैं, है ना। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कम वर्किंग स्पेस में सम कैसे होगा। बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल प्लीज लेट मी नो, मैं नोटबुक में लिखाने को भी रेडी है। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा पेज जाता है। चलो 77 सेकेंड रैंक, आप लोग भी लिखते जाओ। मैं थोड़ा रुको, मैक्सिमाइज कर देता हूं। हाँ, थर्ड रैंक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हाँ, सेवेंथ, एथ, नाइन्थ और 10। बंद करो। सही है।
थैंक यू, हैप्पी दिवाली. He is so caring. People, let's go to the last row. Tell me first rank, second rank, third rank. 65 नहीं 69 और मार 60, यही होगा फिर. 69 थर्ड रैंक है. फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवेंथ हैं, एथ रैंक, नाइन्थ और 10th 54. बराबर है. अब एक काम करते, इधर ही इसी को डी वाला रो बताने थे, इधर डिफरेंस लिख डालते पेंसिल से, चलेगा? ओके, तो डी विल बी आर एक्स माइनस आर वाई ना. तो 3 माइनस 6 माइनस 3, 5 माइनस 5, 4 माइनस 1, 10 माइनस 8, 8 माइनस 4, 9 माइनस 10, 1 माइनस 2, 6 माइनस 7, 7 माइनस 9, 2 माइनस 3. ये देखो चेक करते हैं. -3 + 3 कैंसल, 2 + 4 6 होता है. -1 -2 -3 -4 -5 -6 + 6 भी कैंसल. डी का समेशन 0 आ रहा है, मतलब वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. नाउ वंस डी इज रेडी पीपल, इन योर कैलकुलेटर डी को ओरली स्क्वायर करो, कैलकुलेटर में ऐड करो. 9 + 9 + 4 + 16 + 1 + 1 + 1 + 4 + 1 40. सुपर. तो 47 सम में डी स्क्वायर का समेशन 46 आ रहा है. टोटल 10 बच्चे थे ना इधर, n is 10, तो 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n. पब्लिक इधर n स्क्वायर - 1 कितना होगा? 99. n स्क्वायर. चलो वन फ्लो. 1 m + 6 × 46 डिवाइड 10 डिवाइड 99 m माइनस MRC 0. पॉजिटिव ही आ रहा है ना आंसर. कौन सा ऑप्शन? Everyone is comfortable with that working part in the table itself? आगे बढ़े. ये हो गया वैरायटी नंबर 2. ऑल राइट पीपल, दिस इज वेराइटी नंबर 3. ये हमारे होमवर्क सेक्शन में. सी यही रीजन मैं बोल रहा था, मेंसा का पहले क्लास वर्क, LEQ, होमवर्क और फिर मॉड्यूल का एडिशनल क्वेश्चन बैंक. उतना करो, एग्जाम आ जाएगा.
दिस इज सिंपल बट वेरी इंटरेस्टिंग सम. उनका ना डेटा देने का तरीका देखो कितना अनयूजुअल है. वो इंटरप्रिटेशन आपको आ गया ना तो ये सम में कुछ भी नहीं है. पब्लिक, वो लोग बोल रहे हैं 10 सिंगर्स है, ए से लेके जे तक 10 सिंगर्स है ना. तो ए बी सी डी है तो लेटर जे इज द 10th लेटर. तो 10 सिंगर्स है और दो जज ने, मतलब दो पैनल्स ने उनको ऐसा रैंकिंग दी है. लोगों को उनके रैंक देने का तरीका समझ में नहीं आता है. वो आपको समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल है. द लॉजिक इज, उन्होंने बेसिकली कंटेस्टेंट्स का नाम लिखा है. तो जब आप ये डेटा को इंटरप्रेट करोगे ना, आपका इंटरप्रिटेशन ऐसा आएगा कि जो कंटेस्टेंट्स है उनका नाम मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेगा. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे. आर यू गेटिंग दिस? अब पैनल 1 ने जो रैंकिंग दिया ना उसको मैं आर एक्स नाम देगा. पैनल 2 ने, अभी पैनल 1 के हिसाब से फर्स्ट रैंक किसको मिला है? सो एफ इज रैंक 1. सेकेंड लेटर क्या है? तो ए को सेकेंड रैंक, जी को थर्ड रैंक. समझ में आ रहा है? तो आपको कंटेस्टेंट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है. और फिर देखो कौन से कंटेस्टेंट को नाम पहले लिखा है उसको फर्स्ट रैंक मिलेगा, सेकेंड वाले को सेकेंड रैंक. दैट इज हाउ द डेटा इज कन्वर्टेड इनटू रैंक्स. लोग क्या करते पता है? लेटर्स को रैंक से कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं. दे ट्राई टू decode द गिवन डेटा. इट्स नॉट कोडिंग decoding, इट्स अ सिंपल वे टू रिप्रेजेंट द डेटा. आर यू गेटिंग दिस? यस. बस मुझे यही समझाना था. ये अगर एक बार आपको समझ गया फिर ये सम में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. बट इधर आपको सम नोटबुक में सॉल्व करना पड़ेगा, इधर आप नोट्स में सॉल्व नहीं कर पाओगे. प्लीज लिखना होमवर्क क्वेश्चन 133. होमवर्क क्वेश्चन 133. चलो आप पहले ए से लेके जे तक कंटेस्टेंट्स का नाम लिखो. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे. पैनल 1, पैनल 2. चलो अभी, हाँ आर एक्स आर वाई लिखो ना. यस यस, वाई नॉट. ए पैनल 1 ने पहले किसका नाम लिखा है? हाँ आप लोग एक एक करके लेटर बोलते जाओ ना. एफ, फिर ए, फिर डी, फिर ओके. पैनल 2 ने पहले किसका नाम लिखा है? फिर नेक्स्ट. पीपल, इज द डेटा क्लियर टू एवरीवन? चलो रैंक्स रेडी है तो बाजू में डी का कॉलम बना लेते हैं, डिफरेंस ऑफ रैंक का. 1 2 1 1 2 -6 0 2 -1 -2. चेक करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 7 -6 1 1 + 2 3 3 -1 2 2 -2 0. चलो इन योर कैलकुलेटर गेट मी डी स्क्वायर. कितना बोल रहे हो? 56. ओरली स्क्वायर करो, कैलकुलेटर में ऐड करो. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है तो फॉर्मूला ये बनेगा. कैलकुलेट दिस इन वन फ्लो. .66 पॉजिटिव ही आ रहा है ना.
कौन से ऑप्शन में है? हाँ, राउंड ऑफ करके 0.7 ही करना पड़ेगा. मेरे लिए इंपॉर्टेंट थिंग वॉज हाउ टू इंटरप्रेट द डेटा, वो आपको समझाना. कभी भी कंटेस्टेंट्स का नाम लिखा रहेगा तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो और फिर उनको रैंकिंग्स दो. ये इंडिया से ना इसलिए रिजर्वेशन खत्म नहीं हो रहा है, तो अंदर नहीं जा सकता था. सो हरियाणा बस सर्विस है ये. एनीवन कॉपिंग दिस? All right, people come to classwork question 48. Classwork question number 48. अब देखो ये फोर्थ वेराइटी है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पिछले बहुत सालों से ये वाला न्यूमेरिकल ये वेराइटी वाला नहीं है, बट ऑब्वियसली करके जाने का. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन between following marks in physics and chemistry? In our people, if you look at physics का marks, सर दो बच्चों को 30 मिले, मतलब टाई होने वाला है, रैंक रिपीट होगा. केमिस्ट्री में भी देखो, सो द मोमेंट मार्क्स आर रिपीटेड, रैंक्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड. अब लेट मी सॉल्व द एंटायर सम देख लो, फिर मैं आपको उसके पीछे जो फॉर्मूला है वो एक्सप्लेन करता हूं. I'll give you time to copy, people. मेरे को फिजिक्स का मार्क्स बताओ क्या दिया है? 25, 30, अब ना फिजिक्स को जो मैं मार्क्स दे रहा है ना, ये बातें मत करना बेटा. फिजिक्स को मैं मार्क्स दे रहा है ना, तू चिंगम खा रहे पे एनी चांस मेरे लेक्चर में? हिल के बाजू में कौन बैठे? व्हाट्स योर नेम? ये अभी इधर फर्स्ट रैंक किसको मिलेगा? सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक. हाँ, तो अब देखो दो लोगों के बीच में फोर्थ रैंक पे टाई है. सो there is a tie at fourth rank between two people. अच्छा, अगर इन लोगों के बीच में टाई नहीं हुआ होता तो एक को फोर्थ और एक को फिफ्थ रैंक मिलता. सो यू नीड टू कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज कॉमन रैंक ओवर हियर. और वो कॉमन रैंक कैसे निकालने का कि सर अगर इन लोगों के बीच में टाई नहीं होता तो एक को फोर्थ और एक को फिफ्थ रैंक मिलता, मैं उसका एरिथमेटिक मीन निकालेगा. तो कॉमन रैंक आएगा 4.5, तो मैं ये दोनों को 4.5 नाम का रैंक देगा. अब क्योंकि 4.5 के कैलकुलेशन में मैंने फिफ्थ रैंक तक ऑलरेडी यूटिलाइज कर ली है, तो अब जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को मैं रैंक देगा वो सिक्स्थ रैंक होगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट. अगर समझो तीन लोगों को 30 मिला होता फोर्थ रैंक पे, तो मैं 4, 5, 6 उन तीनों का एरिथमेटिक मीन निकालता, विच इज 4 + 5 + 6 अपॉन 3 विच इज इवेंचुअली 5. तो मैं तीनों को 5, 5, 5 देता, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जर्वेशन होता तो मैं उसको 7th रैंक देता, क्योंकि मैंने 6 तक ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है. आर वी गेटिंग दिस?
तो ये हो गया एक्स का रैंक। अब मेरे को केमिस्ट्री का मार्क्स बताओ। 30, 25, 50, तो इधर 78 को फर्स्ट रैंक मिलेगा, सेकंड रैंक किसको मिलेगा? कितने लोगों के बीच में? सो देर इज अ टाई एट सेकंड रैंक। आर यू गेटिंग दिस? देर इज अ टाई एट सेकेंड रैंक, दो लोगों के बीच में। तो कॉमन रैंक कैसे कैलकुलेट करोगे? करेक्ट, 2+3/2, दैट इज 2.5। अब बताओ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को कौन सा रैंक मिलेगा? फोर्थ रैंक। फिर फिफ्थ रैंक किसको? सिक्स्थ रैंक। आर यू गेटिंग दिस? और अब मैं डी नाम का कॉलम बनाएगा। चलो, आर एक्स माइनस आर वाई, 4.5 माइनस 6 माइनस 1.5, 3 माइनस 2.5, 0.5, 0.5 माइनस 0.5। इधर भी डी का टोटल जीरो ही आएगा। अब चेक कर लो, 1 प्लस 0.5 इज 1.5, 1.5 माइनस 1.5 कैंसिल, 0.5 माइनस 0.5 कैंसिल, डी का समेशन जीरो ही आएगा। अब रिस्क मत लो, कैलकुलेटर में ही स्क्वायर करते हैं और मेमोरी में ऐड करते हैं। लेट्स नॉट टेक द रिस्क। आई नो मेनी ऑफ यू कैन मैनेज दिस ओरली। चलो, 1 इंटू इक्वल टू एम प्लस 1.5 इंटू इक्वल टू एम प्लस 0.5 इंटू इक्वल टू एम प्लस 0.5 इंटू इक्वल टू एम प्लस वापस 0.5 इंटू इक्वल टू एम प्लस MRC। बराबर है? अब सब लोग पेज नंबर 373 पे आओ और रैंक को रिलेशन का केस 2 देखो। कैन यू सी अ फॉर्मूला ओवर देयर? R इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस हाफ ब्रैकेट के अंदर m1 क्यूब माइनस m1 प्लस m2 क्यूब माइनस m2 प्लस डॉट 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 लिखा है। वो दिखता बड़ा है बहुत सिंपल। तुमको उधर बस m1 m2 का मतलब क्या है वो समझाना है, बाकी सब तो तुमको मालूम है। तो देखो, हमने फॉर्मूला के नीचे m1 का मतलब क्या लिखा है? ये जब आप लोग RX वाला कॉलम देखते हो, RX वाला कॉलम, उसमें डू यू अग्री 4.5 एक ऐसा रैंक है जो 2 बार आया है, इसलिए M1 का मतलब होगा 2। M1 is equal to 2 because this particular rank is repeated how many times? 2 times. M1 का मतलब है number of times a particular rank is repeated. Are we getting this? अब RY वाले कॉलम में जाओ। ये RY वाले कॉलम में क्या कोई ऐसा रैंक है जो रिपीट हो रहा है? हाँ, सो देर इज अनदर रैंक कॉल्ड 2.5 जो कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो M2 का मतलब क्या लिखा है देखो, सो M2 का वैल्यू भी 2 आएगा बिकॉज ये रैंक भी 2 बार रिपीट हो रहा है। समझो इधर कोई तीसरा टाइप भी हुआ रहता जिसमें वो रैंक 3 बार रिपीट हो रहा है, तो M3 नाम का भी टर्म आता और उसका वैल्यू 3 आता बिकॉज दैट पर्टिकुलर रैंक इज रिपीटेड 3 टाइम्स। तो जो डॉट 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 करके छोड़ा है ना, वो डिपेंड करता है कि आपके सब में टाई कितनी बार हो रहा है। 2 बार टाई हुआ तो 2 टर्म्स आएगा, 3 बार टाई हुआ तो 3, उससे ज्यादा नॉर्मली नहीं आता है। पब्लिक समझा क्या? नाउ आई एम पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज। ये फिर भी मैं लिख के रख रहा है कि ये जो है वो 4.5 को लेकर है और ये जो है वो 2.5 को लेकर है। एंड नाउ द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस हाफ ब्रैकेट के अंदर m1 क्यूब माइनस m1 प्लस m2 क्यूब माइनस m2
upon n into n square minus 1. So 1 minus 6 summation of d square is 4 plus half m1 का क्यूब 8 minus 2 plus 8 minus 2 ब्रैकेट क्लोज. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 5 की 6. n का वैल्यू 6 और n स्क्वायर माइनस 1 विल बी. ऑल राइट, चलो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. पब्लिक 8 माइनस 2 6 प्लस 6 12 का आधा 6 4 जा 24 प्लस 6. सुपर. अब एक ही फ्लो में कैलकुलेट कर लो. 1 m प्लस 30 डिवाइड 6 डिवाइड 35 m माइनस MRC 0.8571. कौन सा ऑप्शन? लास्ट. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द सम? प्लीज कॉपी करो. सर देखिए, बॉटल पीछे पास कर दो ना. पीछे पीछे पास. आर्यन, ये फैन नंबर 2 बंद कर दो ना. टू ही बंद किया ना? अच्छा, 3 बंद कर दिया. हाँ ठीक है. सीए कर रहा है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में होना जरूरी नहीं है ना.
મારું વોટર બોટલ છે. હા, લેતો નહીં નહીં તો મારી મમ્મી તને મારશે. માઓને દીકરા કરતાં વોટર બોટલ વધારે વાલી હોય એટલે તું સંભાળજે. People done with this table वाला part? Anyone still copying this? Done now? People look at question number 49. Ranks of I'm sorry. अच्छा ये blank printing mistake है. It is ranks of two characteristics by two judges are in reverse order. वो लोग बोल रहे हैं दो जजेस ने जो रैंकिंग दिया है ना वो एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में. ये डोंट थिंक अगर वो रिवर्स ऑर्डर में है मतलब उन जजेस का जो थिंकिंग है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है. जज 1 के हिसाब से जो बेस्ट है वो जज 2 के हिसाब से वर्स्ट है. सो अंडरलाइन करो रिवर्स ऑर्डर और उसके नीचे लिखो एग्जैक्टली ऑपोजिट. नाउ पीपल इफ इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव. एंड बिकॉज इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट मतलब वो परफेक्टली नेगेटिव है. परफेक्टली नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा. और ऐसे भी अगर आप देखो ऑप्शन में एक ही वैल्यू है जो नेगेटिव है तो वो हिसाब से भी आपको -1 ही मार्क करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 50. द कोएफिशिएंट ऑफ rank correlation of marks obtained by 10 students in English and Eco was found to be 0.5. It was later discovered that the difference in rank in two subjects obtained by one of the student, किसी एक बच्चे का जो रैंक्स का डिफरेंस है वो गलती से 3 ले लिया था इंस्टेड ऑफ 7. तो वी नीड टू फाइंड द करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. Same core logic. From galat value get the galat summation, rectify the summation, reuse the formula, your answer is ready. मेरे को पहले बताओ टोटल कितने बच्चे हैं सम में. सो n इज इक्वल टू 10. नोटबुक में लिखते जाओ n इक्वल टू 10. उनका रैंक को रिलेशन मिला था 0.5, कैपिटल R 0.5. अब किसी एक बच्चे का जो रैंक्स का डिफरेंस है वो गलती से 3 ले लिया था. तो आपके नोटबुक में नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिखो उन्होंने गलती से डिफरेंस ले लिया था 3 जबकि करेक्ट डिफरेंस क्या था 7. करेक्ट डिफरेंस 7 था. वी नीड टू रेक्टिफाई दिस एरर. ठीक है चलो फॉर्मूला लिखो. R इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n का वैल्यू 10 है ना तो n इंटू n स्क्वायर माइनस 1. अब मैं क्या करेगा R का वैल्यू 0.5 सॉरी नेक्स्ट स्टेप में R का वैल्यू 0.5 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन 990 हो जाएगा ये. अब मैं क्या कर रहा है अननोन फ्रैक्शन को लेफ्ट में भेज रहा है 0.5 को राइट में. तो 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन 990 इक्वल टू 1 माइनस 0.5.
ए चलो नाउ इट्स वेरी सिंपल. ए व्हाट इज 1 माइनस 0.5? तो 0.5 लिखो कैलकुलेटर में, इंटू 990 है ना. फिर क्या, फिर क्या, डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6. हाँ तो समेशन डी स्क्वायर मिल गया ना. सबको समझा कि नहीं कैलकुलेशन? राइट हैंड साइड 0.5 बनेगा, इंटू 990 किया, डिवाइड बाई 6 किया, तो गलत वाला समेशन मिल गया. अब ये समेशन को सुधारो और फॉर्मूला रीयूज करो. चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन डी स्क्वायर. या मेरे को बताओ डी स्क्वायर का समेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं? पहले डी को उन्होंने स्क्वायर किया होगा और फिर ऐड किया होगा. तो सर इसमें गलत वाला डी का स्क्वायर ऐड हुआ होगा, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? हाँ, गलत वाले का स्क्वायर माइनस करेंगे, करेक्ट वाले का ऐड करेंगे. सो 82.5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना? 122.5. 82.5 माइनस 9 प्लस 49 लिख रहे हो ना सब लोग? और एक बार मेरे को डी स्क्वायर का करेक्ट वैल्यू मिल गया, तो नाउ आई विल री यूज द फॉर्मूला टू गेट द आंसर. तो आर इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1. गेट दिस इन वन फ्लो. कितना आ रहा है? 26. वन m plus 6 into 122.5 डिवाइड बाई 990 m माइनस MRC 0.2575 आ रहा है. तो 0.26 बोल सकते हैं ना. दैट इज सेकेंड ऑप्शन. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन between marks in stats and maths obtained by a certain group of student is 2/3. Rank correlation 2/3 है. Sum of square of difference in ranks 55 है. ये what is the symbol for this sum of square of difference in rank? Correct. Summation d square 55 है. How many students are there in the group? Number of observations ढूंढना है. ठीक है ना. सब लोग 2/3 के ऊपर कैपिटल R लिख डालो. ये 55 के नीचे समेशन डी स्क्वायर लिख डालो. और अब मैं सीधा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं. आर इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1. बराबर है. ये अभी 2/3 कितना होता है? 2/3 0.666 होता है ना. तो अब डोंट यू थिंक उन्होंने n का आंसर ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो टर्न बाय टर्न ऑप्शन पुट करके चेक करते ना किसका आंसर 0.666 आता है. आपको सीधा कैलकुलेटर ही यूज करना है, कुछ नहीं. करो 1 m प्लस 6 इंटू 55 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 99 m माइनस
MRC, खत्म। अगर ए फेल होगा तो आप बी पे जाओगे, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कैलकुलेशन। समझा ना सबको? तो इतना लिख के आप नेक्स्ट टाइम में लिख सकते हो यूज ऑप्शंस, यूज ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, इन स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ए स्पीयरमैन मतलब रैंक का, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स बिटवीन टू वेरिएबल शैल बी सुपर्ब। व्हेन दे से सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स, मतलब सर समेशन डी का बात हो रहा है जो हमेशा जीरो आता है। 53rd को आप लोग भी स्टार मार्क करके रखो, 53rd को। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया नहीं किया मेरे को याद नहीं आ रहा है, दैट्स द रीजन आई एम डिस्कसिंग वन मोर टाइम। इन रैंक कोरिलेशन द एसोसिएशन नीड नॉट बी लीनियर। अब ध्यान से सुनना, ये पता है कार्ल पियर्सन का एक डीमेरिट था। कार्ल पियर्सन बोलता है मैं सिर्फ लीनियर कोरिलेशन में काम आ सकता है, कर्वी लीनियर पे नहीं, बराबर। ये लेकिन अगर आप रैंक कोरिलेशन का ये जो सिस्टम है, जैसे आज हमने जो सम सॉल्व किया, ये जब ये वाला सम हमने रैंक कोरिलेशन से सॉल्व किया, तो डोंट यू थिंक आपने एक्स और वाई का जो एक्चुअल वैल्यूज है उसको तो किधर कैलकुलेशन में यूज ही नहीं किया। आपने तो मार्क्स देखकर सीधा फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ये सब दिया ना, बराबर। व्हाट इफ ये जो डेटा है जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट इफ इनको अगर मैं स्कैटर डायग्राम पे प्लॉट करूं तो प्लॉटिंग कुछ ऐसा है। देयर इज अ चांस, बट सर रैंक कोरिलेशन इज नॉट यूजिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। वो तो एनीवेज उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक में कन्वर्ट करता है और रैंक का डिफरेंस निकाल के आपको रैंक कोरिलेशन देता है। तो फिर स्पीयरमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि एक्स एंड वाई का डेटा कर्वी लीनियर है कि लीनियर है, वो तो दोनों सिचुएशन में उसको रैंक में कन्वर्ट करके आपको आंसर देगा, यस और नो। सो नाउ यू टेल मी कि रैंक कोरिलेशन के लिए एक्स और वाई के बीच का एसोसिएशन लीनियर नहीं भी हुआ तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। एंड अब सुनो, ये मॉड्यूल में लिखा नहीं है, ये मैं अपने साइड से बता रहा हूं। ये तो डोंट यू थिंक उस हिसाब से कॉन्करेंट डिविएशन मेथड में भी ये चलेगा? हमने लास्ट टाइम पब्लिक ये सम किया ना, आरसी वाला कॉन्करेंट डिविएशन, जिधर फॉर्मूला 2c माइनस एम था, तू मेरे को सुनाया कि 3c माइनस एम है, फिर मैं तेरे को और सुनाया कि नहीं वो 2c माइनस एम ही है। याद है वो मेथड? पेज नंबर 374 पे। ये तो उधर भी डोंट यू थिंक तुम एक्स और वाई का वैल्यू यूज ही नहीं करता है, उधर भी तो तुम ये देखता है कि इंक्रीज हुआ तो प्लस, डिक्रीज हुआ तो माइनस, सेम रहा तो जीरो। उधर भी तुम एक्स और वाई का एक्चुअल वैल्यू तो यूज ही नहीं कर रहे, तो उधर भी फर्क नहीं पड़ता ना कि एसोसिएशन लीनियर है कि नॉन लीनियर है, वो भी दोनों सिचुएशन में काम करेगा। अरे हाँ कि ना? ये मॉड्यूल में लिखा नहीं है बट इस पे थियरी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज इतना इंटरप्रिटेशन तो वो हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आर वी गेटिंग दिस? सो एवरीवन कम टू पेज नंबर 373, कम टू पेज नंबर 373। और जिधर ये रैंक को रिलेशन लिखा है ना, उधर देखो बाजू में बहुत सारा व्हाइट स्पेस है, हाँ, तो उधर नोट करके लिख सकते हो, उधर नोट करके लिख सकते हो। केस 1 केस 2 के बाजू में बहुत सारा व्हाइट स्पेस है, कहीं पर भी एडजस्ट कर लो। नोट में लिखो रैंक को रिलेशन कैन वर्क फॉर, रैंक को रिलेशन कैन वर्क फॉर लीनियर and curvilinear association. Rank correlation can work for linear
and curvilinear association. और ये सेम स्टेटमेंट पेज नंबर 374 पे कॉन्करेंट डिविएशन के लिए भी लिख डालो. उधर भी बहुत सारा वाइट स्पेस है, आप कहीं पर भी एडजस्ट कर लो. जिधर उसके स्टेप्स लिखे हैं ना, स्टेप्स, वो स्टेप्स के बाजू में देखो बहुत सारा वाइट स्पेस आपको मिलेगा. अब उधर लिख सकते हो, दिस मेथड ऑल्सो वर्क्स फॉर linear and curvilinear association. This method also works for linear and curvilinear association. अच्छा, क्या हमने 54 से लेकर 56 सॉल्व कर लिए? सिर्फ 55 किया है ना, ग्रेट. अब सुनो, 54 56 कॉन्करेंट डिविएशन पे बेस्ड है, तो इफ यू वांट यू कैन रेफर पेज 374 फॉर इट. 54th सम अगर रीड करोगे, देर आर 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन इज 4. नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन का सिंबल था C, स्मॉल c, तो C का वैल्यू 4 है. अच्छा, अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो नंबर ऑफ डिविएशंस विल बी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1, जो M था, M. इसलिए बोल रहा हूं पेज 374 देखो, आपको समझ में आएगा. उधर देखो, M का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1 करके लिखा है, हाँ कि ना. तो इधर से M मिलेगा, इधर से C मिलेगा, ये दोनों मिलेगा तो हम 2 इंटू C माइनस M फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर वो पॉजिटिव आया तो मैं फॉर्मूला में प्लस साइन लेगा, नेगेटिव आया तो माइनस साइन लेगा, और तब जाके मेरे को मेरा कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन मिलेगा. चलो नोटबुक में लिख डालते हैं, बहुत छोटा सा सम है. M is number of observation -1 which is 9. Number of concurrent deviation 4 है. 2 इंटू C माइनस M ढूंढेगा, 8 माइनस 9 -1 आता है. और क्योंकि ये नेगेटिव आया तो RC का फॉर्मूला में मैं अंदर और बाहर माइनस साइन कंसिडर करेगा. तो -2 इंटू C माइनस M -1 है, और M का वैल्यू 9 है. ये रूट के अंदर व्हाट इज माइनस ऑफ -1 एंड व्हाट इज 1/9 का रूट. और देखो उन्होंने आंसर फ्रैक्शंस में ही छोड़ा है, तो आंसर -1/3 आएगा, है ना, सिंपल सम. Public done with this? क्वेश्चन नंबर 56 देखो. क्वेश्चन नंबर 56, they are telling you the coefficient of concurrent deviation for p pairs of observation was found to be 1/√3. कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन मतलब RC, वो उनको मिला था 1/√3, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस P है, P. अब वो लोग बोल रहे, इफ द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन वॉज फाउंड टू बी 6, यू नो नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन मतलब C का वैल्यू जो उनको 6 मिला है, अपने को P का वैल्यू ढूंढ के देना है. वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ P. ये ठीक है ना, ये डोंट यू थिंक, क्योंकि RC का वैल्यू पॉजिटिव मिला है, मतलब फॉर्मूला में वो लोग ने अंदर और बाहर प्लस साइन ही लिया होगा,
ये आरसी का वैल्यू से कंफर्म हो जाता है. ऑल राइट. जो मालूम है वो लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 56. आरसी का फॉर्मूला में प्लस साइन ही यूज होने वाला है. 2 इंटू सी माइनस एम अपॉन एम. आरसी का वैल्यू क्या दिया है? 1/√3. सी का वैल्यू क्या है? सी का तो 2 इंटू सी विल बिकम 12 माइनस एम अपॉन एम. रूट तकलीफ दे रहा है, स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये बनेगा 1/3. इधर से रूट हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो m इंटू 1 इज m. 3 इंटू 12 36 माइनस 3m. माइनस 3m को लेफ्ट में भेज दो, करेक्ट. 4m इक्वल टू 36. m का वैल्यू सर, लेकिन हमें तो p का वैल्यू चाहिए. ए डोंट यू थिंक m का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस -1 और सम में ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? p. तो m का मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1 विच इज 9. तो p का वैल्यू कितना? खत्म हो गया सब. समझा कि नहीं सबको? m इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1. चलो 57. फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स. ए पब्लिक एट्रीब्यूट क्या होता है? करेक्ट. एट्रीब्यूट के ऊपर लिखो क्वालिटेटिव डेटा. एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी, क्वालिटेटिव डेटा. कौन सा कोरिलेशन? यस, रैंक कोरिलेशन. 58. For finding the degree of agreement about beauty between two judges in a beauty contest. अंडरलाइन करो, beauty मतलब क्वालिटी. यस, ब्यूटी मतलब क्वालिटी. तो कौन सा कोरिलेशन? रैंक कोरिलेशन. क्वालिटेटिव डेटा है. $59. What is the quickest method to find correlation? Quickest कॉन्करेंट डिविएशन. सिंपलेस्ट भी है, क्विकेस्ट भी है. उसका पॉइंट नंबर 1 वही था निशिका, पेज 374 पे. ट्रस्ट मी, इट्स देयर ऑन पेज 374. निशिका ही नाम है ना आपका, तो वाई आर यू सो सरप्राइज? क्या हुआ? What is the quickest method to find correlation? Concurrent deviation. Okay. When we are not concerned with the magnitude of two variables under discussion, what do we consider? ये concurrent deviation का point number 2 था. That we do not consider the magnitude of two variables, we only consider the direction in which it changes. इसलिए मैंने बोला पेज 374 रेफर करो, तुमको थोड़ा कन्विंसिंग लगेगा, है ना? लिखा है ना? हाँ. तो आंसर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन. यस. स्कैटर्ड है बेटा, यू नीड टू मेजर करने के लिए स्कैटर्ड डायग्राम थोड़ी होगा. हाँ. क्वेश्चन नंबर 61. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या था? आर स्क्वायर था. आर स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. पेज 373 पे था. पेज 373 पे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के नीचे 2 लाइन थी, डिटर्मिनेशन एंड नॉन डिटर्मिनेशन. याद है ना विराट कोहली वाला इफेक्ट, इन्फ्लुएंसर. ए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नॉन डिटर्मिनेशन?
1 माइनस आर स्क्वायर, टिक मार्क कर दे जाओ। क्वेश्चन नंबर 63, वही फॉर्मूला यूज करना है। आर का वैल्यू 0.6, 0.6 का स्क्वायर 0.36, व्हाट इज 1 माइनस 0.36, 0.64। 63 का आंसर आएगा लास्ट ऑप्शन। 64, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन। सर कोई भी कोरिलेशन का रेंज आपने क्या बोला था, -1 to 1। लास्ट ऑप्शन, बिटवीन -1 and 1 limiting values are inclusive। Turn to next page। Now public you need to cancel question number 65 से लेके 67, they are no more a part of your syllabus। जो फाउंडेशन का नया सिलेबस आया उसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट ही हटा दिया करके मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ाया। अब ना ऐसा होगा जब आप लोग स्कैनर में से प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, तो बिकॉज वो 10-15 साल का पूरा डेटा होता है, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ टॉपिक्स अभी आपके नए सिलेबस में नहीं है। वो लोग ना बीच में फाउंडेशन में ना मैट्राइसिस भी डाला था और टाइम सीरीज भी डाला था, बट फिर वो लोग ने वो निकाल दिया। सो हो सकता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको उसमें टाइम सीरीज वाले क्वेश्चन या मैट्राइसिस वाले क्वेश्चन या ये टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे। तो आपको कभी भी कुछ अलग दिखाना, क्लिक द फोटो, सेंड इट टू मेंसा का नंबर, प्लीज फॉरवर्ड इट टू जय सर। और नीचे आप क्वेश्चन पूछोगे सर इज दिस अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस और नॉट। यू डोंट टेक टेंशन, यू सिंपली क्लिक द फोटो, सेंड इट टू अस। नेक्स्ट दिन आपको पता चल जाएगा कि वो सिलेबस का हिस्सा है या नहीं। सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो अब सब लोग एलईक्यू पे आ जाओ। एलईक्यू, कम टू लेटेस्ट एग्जामिनेशन सेक्शन। एलईक्यू, चलो यू कैन आंसर द फर्स्ट वन, वी जस्ट आंसर्ड इट इन द क्लास वर्क। व्हेन ईच इंडिविजुअल गेट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट रैंक, yes, correlation is perfectly negative, -1। Question number 2, 3, 4 is homework। Question number 2, 3, 4 is homework। Public, question number 5। yes, प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, बराबर ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव कोरिलेशन। 6 सम इज होमवर्क। पब्लिक लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। ये अब तुम ओरली आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये उन्होंने देखो x और y के बीच का कोरिलेशन क्या दिया है, 1, और फिर तुमको x -2 एंड -y/2 + 1 के बीच का कोरिलेशन पूछा है। ए पब्लिक, डू यू एग्री y इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ -½ मतलब नेगेटिव नंबर। बाय डिफॉल्ट x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ पॉजिटिव, y इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ, तो सर चेंज ऑफ स्केल में ऑपोजिट साइन है, तो कोरिलेशन भी ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब 1 का क्या हो जाएगा, खत्म। आपके लिए अब ये थियरी है, इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, what is the correlation between profit and number of claims they have to pay? Superb, जितना क्लेम ज्यादा पे करेगा उतना इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, नेगेटिव कोरिलेशन। सुपर्ब। 16, 17 इज होमवर्क। पब्लिक 19th का आंसर दे। 19th का, यस, टेम्परेचर जितना बढ़ता है समर्स में उतना एसी, फैन, कूलर्स का यूज बढ़ता है, तो पावर कंजम्पशन बढ़ता है। अमेजिंग। 23 होमवर्क, एक्चुअली ये भी लिखते जाओ, 20, 21 होमवर्क, 23, 24 होमवर्क, वो बाद में होमवर्क ही मिलने वाला है। 25th का आंसर दो। 25th का आंसर, इफ देर इज अ कांस्टेंट, देखो ना, if there is a constant increase in the series, yes, there is a straight line from left to right, just like your career. Why not? You should say good things. अगर भगवान ने तथास्तु बोल दिया तो। क्वेश्चन नंबर 26,
if the plotted points in a scatter diagram are evenly distributed, पब्लिक अंडरलाइन करो, evenly distributed, कौन सा कोरिलेशन है? जीरो. परफेक्ट. 27 कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स. हिल आंसर पे ध्यान दिया बेटा. कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज, हाँ तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. अच्छा 28 में पहले तो ऑप्शन ए में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. ये 1 के नीचे वो डिवीजन वाला अंडरलाइन नहीं आना चाहिए, इसलिए देखो मैंने रेड पेन से कैंसिल किया है. 1 के नीचे डिवीजन नहीं, इट इज 1 माइनस दिस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस. वेरी गुड थियरी क्वेश्चन. मैंने आपको नोटबुक में इसके रिगार्डिंग सब लिख के दिया है, ध्यान से सुनो. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉर्मूला. व्हेन आई रीड ऑल दी ऑप्शंस, उसमें एक ऑप्शन बोलता है बोथ ए एंड बी, तो आपको दोनों को एनालाइज करना पड़ेगा. अब सुनो, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर. इफ यू रिमेंबर आर स्क्वायर का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा था? इट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ द फैक्टर अंडर कंसिडरेशन ऑन आर वेरिएबल. सब लोग नोटबुक का पॉइंट सेक्शन निकालो जिधर हमने ये सब लिखा है. नोटबुक, अस्मी नोटबुक. क्या लिखा है हमने? सीओडी का मतलब इट मेजर्स द इंपैक्ट ऑफ फैक्टर अंडर कंसिडरेशन ऑन गिवन वेरिएबल. और नॉन डिटर्मिनेशन में लिखा है इट मेजर्स द इंपैक्ट ऑफ अननोन फैक्टर्स ऑन गिवन वेरिएबल. उसके नीचे आपने पता नोट लिखा है. तो देखो ना, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब क्या? नोन वेरिएंस आउट ऑफ टोटल वेरिएंस, हाँ कि ना? तो डोंट यू थिंक कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला आर स्क्वायर है, विच इज एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन. सही है ना ये? अब ध्यान से देखना, तुमने ना उधर एक नोट लिखा है, नोट. वो नोट में पहला स्टेप क्या लिखा है? टोटल वेरिएशन. फिर आपने थ्रू आउट देखो टोटल वेरिएशन से डिवाइड किया है, और आपने ऐसा लिखा रहेगा नोन अपॉन टोटल प्लस अननोन अपॉन टोटल इज इक्वल टू. अब ध्यान से मेरा बात सुनना, यही स्टेप से तुमको आंसर मिलने वाला है. नोन अपॉन टोटल प्लस अननोन अपॉन टोटल इज इक्वल टू 1. अगर मैं अननोन अपॉन टोटल को राइट साइड पे शिफ्ट कर दूं तो ऐसा आएगा ना, नोन अपॉन टोटल इज इक्वल टू 1 माइनस अननोन अपॉन टोटल. ए नोन अपॉन टोटल मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, सो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस अननोन अपॉन टोटल. 1 माइनस अननोन अपॉन टोटल. यस और नो? एग्जैक्टली. तो वो भी तो उसको देखने का एक तरीका है. आर यू गेटिंग दिस? इसलिए दोनों ऑप्शंस करेक्ट है कि वो एक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल भी होता है और वो 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल भी होता है. तो दोनों मतलब सी ऑप्शन मार्क करो और उधर बाजू में लिखो रेफर नोटबुक पॉइंट सेक्शन, ऐसा लिख के रखो, रेफर नोटबुक पॉइंट सेक्शन. बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 29 देखो. इन द मेथड ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन only the direction of change, positive, negative, in the variables are taken into account for calculation of what? Correlation. Concurrent deviation method हम क्यों यूज करते हैं? कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए. सी ऑप्शन. 30 you should know this property है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डैश ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इंडिपेंडेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. 31. अरे कल एग्जाम्पल दिया था ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना धर्म. स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल एंड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स. जितना स्पीड ज्यादा, ब्रेक दबाने के बाद डिस्टेंस भी ज्यादा लगेगा. पॉजिटिव. 32. अच्छा एक सुनो ना, अभी मेरे को अचानक एक अच्छा क्वेश्चन याद है. आई थिंक मैंने आपके साथ डिस्कस किया रहेगा.
इधर तो नहीं है ये अच्छा इको वाला क्वेश्चन है. व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन पर कैपिटा इनकम, मैं डिस्कस किया था ये, कोरिलेशन बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड मोर्टालिटी रेट ऑफ अ कंट्री. पर कैपिटा इनकम एंड मोर्टालिटी रेट ऑफ अ कंट्री. सुपर्ब. क्योंकि पर कैपिटा इनकम जितना बढ़ेगा मतलब लोग अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगा. ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो मेडिकेशन, हॉस्पिटलिटी, बेटर हाइजीनिक कंडीशन अफोर्ड करेंगे तो मरने का रेट कम होगा. द एवरेज लाइफ विल इंक्रीज. सो हायर द पर कैपिटा इनकम, लोअर विल बी द मोर्टालिटी रेट. नेगेटिव कोरिलेशन. अच्छा क्वेश्चन है. ओके 32 सॉरी. वो बोलता है ये जो रिलेशन है आर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 500 अपॉन 300 इज नॉट पॉसिबल. ऐसा वो लोग बोल रहे हैं. ये देखो ना कॉमन सेंस. आप मेमोरी प्लस यूज करो ना. 1 m प्लस 500 डिवाइड बाई 300 m माइनस MRC. मुझे बताओ आर स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है क्या? वो लोग भी तो वही बोल रहे हैं कि नॉट पॉसिबल. तो ट्रू बोल रहे हैं. 33 में करेक्शन करो. 33rd सम में जो बी वाला ऑप्शन है उधर स्टार्टिंग में 0 1 लिखा है ना, वो 0 1 नहीं है, -1 है. तो वही होगा ना रैंक को रिलेशन का इंटरवल -1 to 1 इंक्लूसिव. 35th सम होमवर्क. 38 सम तुम लोग ओरली आंसर करेगा. 38. ये देखो क्या बोलते हैं, एक्स और वाई के बीच का कोरिलेशन क्या? 0.5. देन दे आर आस्किंग यू कोरिलेशन बिटवीन दिस टू. पब्लिक एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है और वाई ऑपोजिट साइन है ना, तो कोरिलेशन भी ऑपोजिट -0.5. अब मेरे को बताओ इज इट अ न्यूमेरिकल? नो, इट्स अ थियरी. इट लुक्स लाइक न्यूमेरिकल. इट्स थियरी फॉर यू. ये देखो ये रैंक को रिलेशन वाला थियरी क्वेश्चन है. उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है. ऑप्शन ए में डिनोमिनेटर में जिधर भी m दिखता है ना उधर n लिखो. सेकंड ऑप्शन में भी वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है. जब ये क्वेश्चन आया था लोग अननेसेसरीली डर गए थे और जिन्होंने जेन्युइनली क्वेश्चन पढ़ा था उन्होंने 5 सेकंड में ये सम सॉल्व किया था. 5 सेकंड में. वो लोगों ने रैंक को रिलेशन ढूंढने को नहीं बोला है, उसका फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है वो पूछा है. और उसमें तुमको दिखता है MI मतलब सर इधर पक्का टाई हुआ रहेगा. देखो ना टेबल, एक्स वाले रो में एक टाई, वाई वाले रो में 16 16 18 18 मतलब टोटल कितना टाई हुआ है? तो डोंट थिंक M1 M2 M3 3 टर्म्स आएगा. पहले देखो कितने ऑप्शन में M1 M2 M3 तीनों है. सर इधर तो भलता ही है. सर इधर 1 से लेके 3 है, इधर 1 से लेके, लेकिन इधर 1 से लेके तो गया ये ऑप्शन. ये तो भलता ही है. बचा ये दोनों. ये अब देख तो तेरे को बी और डी में से कौन सा सही लगता है? क्योंकि डी में तो गोंधड़ है. सर 6 समेशन डी स्क्वायर के नीचे भी तो होना चाहिए n इंटू एन स्क्वायर -1. वो तो है ही नहीं, वो सिर्फ इधर ही है. आर यू गेटिंग दिस? कितना सिंपल था. एक भलता था, दूसरे में एक टर्म कम था, दो में ही कंफ्यूजन था, जिसमें इधर 6 समेशन डी स्क्वायर के नीचे अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1 है ही नहीं. तो इतने गलत ऑप्शंस दिए कि इजी वाला फिगर आउट करना. नहीं नहीं नहीं, इधर अपॉन 12 है. कुछ भी गलत नहीं हो रहा है. अगर आप 6 को अंदर लेके जाओ तो 6 समेशन डी स्क्वायर होगा और फिर 6 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ आएगा. और मेरे फॉर्मूला में बार हाफ था पेज 373 पे. नथिंग इज रॉन्ग. उनको मालूम है. तो तेरे साइन का सिग्निफिकेंस अभी नहीं है, उनके साइन का है. आर यू गेटिंग दिस? एग्जैक्टली. बट तुमको वो सब टेंशन नहीं लेना है. सी यू आर नॉट देयर टू जज देम, दे आर गोइंग टू जज यू. सो यू बी स्मार्ट ना. दिस इज नॉनसेंस. This has only up to 2. We know there are 3 ties. So we are left with 2 options where इसके denominator में you can't see n into n square -1. So you know if these 3 are definitely wrong.
यू नीड टू मार्क B1. ये सेव योर टाइम. 5 सेकेंड 10 सेकेंड का समय ये. क्लियर ना पब्लिक? सो विद दिस अपना कोरिलेशन इज कंप्लीटली डन. क्लास वर्क LEQ. आप लोग एक 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, फिर मैं रिग्रेशन स्टार्ट करता हूँ.